आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इससे पहले हमने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी, वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने संविधान की कुछ प्रमुख समितियाँ के बारे में चर्चा की थी। संविधान की कुछ समितियां थी जिनका निर्माण संविधान के निर्माण करने के लिए किया गया था, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हुआ था उसकी हमने चर्चा की थी, और भारत में संविधान निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले चर्चा की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लें। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संविधान की प्रस्तावना पर। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर बहुत ही घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछता है। देखने को तो आपका एक छोटा सा 5-7 लाइनों का पैरा है, लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। ये प्रस्तावना होती क्या है? हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, उस सारे संविधान का सार है हमारी प्रस्तावना। ठीक है, उस पूरे इतने बड़े संविधान में क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं, क्या क्या हमारे आदर्श होंगे, ठीक है, क्या उसका मूल ढांचा होगा, उस सारी बातें हमारे इस छोटे से पैराग्राफ में इस प्रस्तावना में बताई गई है। ठीक है, तो आज हम इसी प्रस्तावना को समझेंगे। भारतीय संविधान से पहले एक प्रस्तावना दी गई होती है, और ठीक है, ये इस प्रस्तावना में जो तो हमारे बताया गया है कि हमारे पूरे संविधान में क्या हमारे आदर्श हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, किस प्रकार का हमारे संविधान का ढांचा होगा, ये सारी बातें इस छोटे से पैराग्राफ में इस प्रस्तावना में बताई गई है। और ये जो प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई 13 दिसंबर 1946 को जो उन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका प्रस्तुत की थी, उसी पर ये आधारित है। ठीक है, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, तो उसे अपनाया गया था 22 जनवरी 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका को अपनाया गया था। ठीक है, इसी पर आधारित है ये हमारी संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? अब है तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित, लेकिन इसका प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था हमारे जो संवैधानिक सलाहकार थे VN राव जी ने। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिए गया है? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और जो ये आपकी प्रस्तावना की भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखना अपने विचार कहाँ से लिए गया है? अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि प्रस्तावना है क्या, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का आरंभ होता है, हम थोड़ा सा रुकना है, फिर भारत के लोग। ठीक है, इसका अर्थ है कि संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? भारत के लोग है, भारतीय जनता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणराज्य। ठीक है, जिन शब्दों को मैंने हाईलाइट किया है ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट शब्द हैं, और कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द यूज हुआ है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा शब्द अगर सीक्वेंसी में पूछा जाए तो सबसे पहले कौन सा शब्द होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और फिर गणराज्य। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि जिसमें भारत के लोग जो हैं वो आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे। ठीक है, वे किसी विदेशी पर निर्भर नहीं करेंगे कि वे भारत की नीतियों के बारे में निर्णय लें। ठीक है, सब प्रभुत्व संपन्न मतलब जिसमें कि पूरी सत्ता किसके हाथ में होगी? भारतीय जनता के हाथ में होगी। समाजवादी, ठीक है, समाजवादी शब्द नेहरू जी के विचार से प्रेरित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत देश के स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इन्हीं के विचारों से समाजवादी शब्द प्रेरित है। निरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म जो है भारत के लिए प्रमुख है। में यहाँ धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि 82% लोग भारत में हिंदू हैं, लेकिन फिर भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पर बौद्ध, सिख धर्म, जैन, पारसी, ईसाई, पादरी सभी धर्मों के लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, और सभी धर्म को भारत में एक समान समझा जाता है।
लोकतांत्रिक, लोकतंत्र मतलब कि लोक होते हैं लोकतंत्र, शासन, ठीक है, लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन जी की लाइन तो आप लोगों को भी याद होगी, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन, वही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। ठीक है, इसके तहत हमारे भारत में हमें सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त है, मताधिकार की शक्ति। ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी लड़के या लड़की जितने भी लोग हैं वो सब, उन सभी को मत देने का अधिकार है। वे मत देकर एक सही नेता चुन सकते हैं। ठीक है, पहले ये उम्र थी हमारी 21 वर्ष, लेकिन बाद में इसे कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत मत देने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला शब्द है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य, गणराज्य या गणतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों सेम शब्द नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र होता है लोगों का शासन, लेकिन गणतंत्र होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो भी सबसे बड़ा प्रमुख पद होता है, सबसे बड़ा पद होता है, सबसे ऊंचा पद भारत में क्या है, हमारा राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, जिसमें एक संवैधानिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये पद के हमारे राज्य में, हमारे भारत देश में पैतृक नहीं है, वंशानुगत नहीं है, बल्कि इन्हें ये चुनित पद हैं। ठीक है, गणतंत्र में आपने इतना याद रखना है कि इसमें जो भी हमारा सबसे ऊंचा पद होता है वो पैतृक या वंशानुगत ना होकर चुनित होता है। ठीक है, यही गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ठीक है, बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जामिनर आपको एक और न्याय यहाँ दे दिया होगा कि धार्मिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, इनमें से किस न्याय की बात जो है वो हमारी प्रस्तावना में नहीं की गई है? तो कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, क्योंकि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो न्याय की बात तो यहाँ उठती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस न्याय की बात की गई है, फिर किसकी, फिर किसकी। ठीक है, तो आपने याद रखना है सा, आ, रा। ठीक है, वैसे तो शब्द क्या होता है आपका? सारा, लेकिन आपने याद के रखना है सा, आ और रा। ठीक है, सा, आ, रा। सबसे पहले सामाजिक, आ से आर्थिक और रा से राजनैतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति, उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कि किसी भी धर्म के किसी भी भगवान को पूजने की यहाँ स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में, ठीक है, अखंडता। आपके 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपके प्रारंभ में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को बाद में जोड़ा गया था। जो आपका ये बंधुता शब्द है, ये लिया गया था फ्रांस की राज्य क्रांति से। ठीक है, कौन सी राज्य क्रांति का इसमें प्रभाव है? फ्रांस की राज्य क्रांति से। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे क्या किया गया था? संविधान को एतद द्वारा, एतद मतलब कि हमारे द्वारा, जो संविधान सभा में जो भी व्यक्ति सम्मिलित थे उनके द्वारा, मतलब कि भारत की जनता के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, एडॉप्ट किया गया था, अधिनियमित, मतलब कि इसके कुछ आर्टिकल को 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। आत्मार्पित, अपने आप को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इसका प्रारंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। इसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का स्रोत है भारतीय जनता।
ठीक है। इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ये जो हमारे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इनका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक और गणराज्य। प्रस्तावना का विचार किससे लिया है हमने? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना का प्रारूप आधारित है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर, और इसका प्रारूप तैयार किया था V.N. राव, जो कि हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठीक है, वैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, तो उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? V.R. अम्बेडकर जी ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है K.M. मुंशी जी ने, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी। ठीक है, और प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है N.A. पालकी बालाजी ने। और दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने। ठीक है, अब आइए अब हम एक जानते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ते हैं पहले। ठीक है, बेरूबरी संघवाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये एक आपका केस चला हुआ था 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता? तो वो कहा था आपके बेरूबरी संघवाद बनाम भारत संघ, जो 1960 में ये केस चला हुआ था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में 1970 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद मामला एक आपका 1970 में चला था, केस आपका 1970 में चला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ शब्दों को इसमें जोड़ा जा सकता है, कुछ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो मतलब कि हमारा पुराना ये ढांचा है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसी केस के बाद 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है, जिसके तहत 2 जनवरी 1977 को आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और 3 जनवरी 1977 को पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, याद है आपके बाद में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो आपने लिखना है। देखो, पहला क्या हमारा समाज, पंथ या धर्म और अखंड। अखंड होता है टुकड़े नहीं करना। तो मतलब हम कैसे आ सकते हैं कि समाज और धर्म के टुकड़े हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, समाज और धर्म, समाज से समाजवादी, धर्म से धर्मनिरपेक्ष और टुकड़े नहीं मतलब कि अखंड। ठीक है, अखंडता। तो ठीक है, कैसे तीनों शब्दों को आपने याद रखना है कि समाज और धर्म के टुकड़े नहीं करने चाहिए। समाज से समाजवादी, धर्म से धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और टुकड़े नहीं से अखंड। ठीक है, अ का मतलब होता है नहीं और खंड होता है टुकड़े, अखंड। ठीक है, और अखंडता। तो इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज हमने जाना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। ठीक है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और इसका अंत होता है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मान्वित करते हैं एतद द्वारा, मतलब कि हमारे द्वारा, जो भी संविधान सभा में लोग थे, भारतीय जनता थी, उनके द्वारा संविधान को एडॉप्ट किया गया। उसके कुछ जो आर्टिकल थे उन्हें लागू किया गया और अपने आप को आत्मार्पित मतलब कि अपने आप को अर्पित किया गया। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लेकिन लागू तो इसे बाद में किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब इसे आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया, इस दिन को हम पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
ठीक है। भारतीय संविधान को उद्देशिका भी कहा जाता है क्योंकि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देशिका पर ही आधारित है। आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उसके बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। ठीक है, कि भारतीय संविधान में जैसे आपके मौलिक अधिकार तो वो कहाँ से ली गई, प्रस्तावना है तो वो कहाँ से ली गई है। ठीक है, इन सभी के स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।